बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, आज के इस व्लॉग में साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के हवाले से एक बड़ी ख़बर आपके साथ हम शेयर करेंगे और ख़बर का ख़ुलासा ये है कि बानी पीटीआई इमरान ख़ान जो 9 मई के सानिए से जान बचा रहे थे, जान छुड़ा रहे थे, लेकिन इस सानिए से जान बचाते या जान छुड़ाते इमरान ख़ान साहब एक नए केस में फंस गए हैं। अब ये क्या मामला हुआ है, ये क्या माजरा है, एक तो इस खबर की डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे और दूसरा इमरान ख़ान और बुशरा बीबी साहिबा के ख़िलाफ़ जो 190 मिलियन पाउंड का जो नैब रेफरेंस है वो फ़ैसला कुन मरहले में दाखिल हो गया है। लेकिन आज की अडयाला जेल की समाअत में इसी केस की प्रोसीडिंग के दौरान दो बड़ी अहम डेवलपमेंट्स भी हुई हैं। उनकी डिटेल भी आगे चल के आप नाज़रीन के साथ डिस्कस करेंगे और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फ़ाइज़ का फ़ैसला दुरुस्त साबित हुआ है, यानी वक्त ने काजी फ़ाइज़ के फ़ैसले को दुरुस्त साबित किया है। क्या फ़ैसला किया गया था, उस फ़ैसले के अब असरात क्या, नताइज क्या सामने आए हैं, ये भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। कुछ दीगर ख़बरें भी हैं, उनकी डिटेल पर भी आप देखने वालों के साथ बात करेंगे। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आप नाज़रीन से चैनल सब्सक्रिप्शन की दरख्वास्त करेंगे कि अभी तक आपकी तरफ से हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया गया तो आपसे हम्बल दरख्वास्त होगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें। पहली खबर नाज़रीन इमरान ख़ान साहब की अहलिया बुशरा बीबी साहिबा से मुतल्लिक है, जिनकी जानिब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक पटिशन दायर की गई। चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक ने आज इस दरख्वास्त के ऊपर समाअत की। एडवोकेट लतीफ़ खोसा पेश हुए और दूसरी तरफ से SSP ऑपरेशन रावलपिंडी पेश हुए। अब ये मुकदमा क्या था? मुकदमा ये था लतीफ़ खोसा साहब का, एक तो इमरान ख़ान बुशरा बीबी साहिबा के ख़िलाफ़ जो मुकदमात हैं उनकी डिटेल दी जाए और साथ में उनका ये भी एतराज़ था कि इद्दत निकाह केस में बुशरा बीबी साहिबा की रिहाई के बाद 9 मई के केसेस में उनकी गिरफ्तारी डाल दी गई है। तो आज के इस केस की समाअत के दौरान ये इंकशाफ हुआ जब चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक ने इस्तफ़सार किया SSP ऑपरेशन कामरान असगर से, रावलपिंडी से आए थे, कि हाँ बुशरा बीबी को 9 मई के मुकदमात में गिरफ़्तार किया गया है। पुलिस के ऑफिसर की जानिब से जवाब दिया गया कि बिल्कुल नहीं, बुशरा बीबी साहिबा को गिरफ़्तार नहीं किया गया। फिर चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक ने कहा कि 1.25 साल हो गया है 9 मई के सानिए को, तो क्या अब यह कहानी ख़त्म हो गई? अगर अब तक आपने बुशरा बीबी साहिबा को गिरफ़्तार नहीं किया तो अब भी आपको उनकी जो गिरफ़्तारी है वो दरकार नहीं होगी। और फिर चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक ने यह भी रिमार्क्स दिए कि ये नहीं हो सकता कि एक मुकदमे से कोई मुलज़म निकले, दूसरे केस में आप उनको गिरफ़्तार कर लें। अगर बुशरा बीबी साहिबा 9 मई के केसेस में पुलिस को मतलूब थी तो फिर चाहिए था कि आप उनसे तफ्तीश करते, आप उनकी गिरफ़्तारी डालते, लेकिन लगता है ऐसे कि जैसे उनके ख़िलाफ़ कोई सबूत मौजूद नहीं। आमिर फ़ारूक साहब ने पूछा तफ्तीशी से, अपना SSP ऑपरेशन से, क्या बुशरा बीबी साहिबा के ख़िलाफ़ कोई सबूत मौजूद है? तो इस पर उनकी तरफ से ये जवाब दिया गया SSP ऑपरेशन कामरान असगर की तरफ से कि बुशरा बीबी साहिबा ने 9 मई के केसेस में ज़मानत कबल गिरफ़्तारी के लिए अदालत से रजू किया और उनकी ज़मानत जज साहब की रुख्सत की वजह से जो ड्यूटी जज थे उनकी जानिब से एक्सेप्ट कर ली गई है। यानी अदालत में ये बात कही गई कि बुशरा बीबी साहिबा को गिरफ़्तार कर लिया गया है 9 मई के मुकदमात में। पुलिस आके अदालत को बता रही है कि नहीं गिरफ़्तार किया गया। जब ये मामला सामने आया तो बुशरा बीबी साहिबा के वकील लतीफ़ खोसा साहब ने कहा कि मुझे तो इल्म ही नहीं है, मैं मालूमात लेके अदालत को बता दूंगा। अब वकील जब अदालत में आता है तो पूरा ब्रीफ लेके आता है कि आपने ज़मानत ले ली है, ज़मानत के लिए रजू किया है, नहीं किया। तो कुछ इल्म नहीं था लतीफ़ खोसा साहब को कि आया कि ज़मानत के लिए रजू किया गया है या रजू नहीं किया गया। लेकिन बहरहाल इस केस की जो समाअत है उसे 12 अगस्त तक जो है वो मुलतवी किया गया। लतीफ़ खोसा साहब ने अदालत से दरख्वास्त की कि हम ये चाहते हैं कि बुशरा बीबी साहिबा के मुकदमात की डिटेल भी दी जाए और उन्हें किसी दूसरे केस में गिरफ़्तार भी ना किया जाए। आमिर फ़ारूक साहब ने केस की समाअत को 12 अगस्त तक मुलतवी करते हुए डायरेक्शन की है कि अगले हफ्ते वो दस्तयाब नहीं होंगे, तो लिहाजा जो भी दस्तयाब बेंच होगा उसके रूबरू ये मुकदमा समाअत के लिए फ़िक्स किया जाए। इसके अलावा नाज़रीन दूसरी जो दरख्वास्त है इमरान ख़ान साहब की तरफ से कि किसी मदाखलत के बगैर उन्हें पार्टी के लोगों के साथ, अपनी लीगल टीम के साथ, वकला के साथ और फैमिली के लोगों के साथ मुलाकात करने की इजाज़त दी जाए। तो आमिर फ़ारूक साहब ने ही इस केस की समाअत की और इसमें शोएब शाहीन साहब पेश हुए। शोएब शाहीन साहब ने कहा कि ये दरअसल मुकदमा जो है एक मेजर और एक कर्नल की अडयाला जेल के जो मामलात हैं उसमें मुदाखलत का मुकदमा है। आमिर फ़ारूक साहब ने पूछा, जो डिप्टी अटॉर्नी जनरल पेश हुए, कि क्या इस केस में रिपोर्ट आ चुकी है, वज़ारत दिफ़ा का इस पर क्या जवाब है? तो डिप्टी अटॉर्नी जनरल ने कहा कि जो इल्ज़ाम लगाया गया है कि अडयाला जेल के मामलात में जो मुलाकातें होती हैं, जो खान साहब कहते हैं कि मुलाकातों में मुदाखलत की जाती है, वज़ारत दिफ़ा की जानिब से उन तमाम इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया गया है, उनकी तरदीद कर दी गई है। लेकिन आमिर फ़ारूक साहब ने कहा कि ये ज़ुबानी बात तो नहीं चलेगी, आपने जो लेटर वज़ारत दिफ़ा को लिखा उस लेटर के ऊपर वज़ारत दिफ़ा का कोई जवाब आया होगा, आप वो ख़त जो है
वो जवाब जो है वो रिकॉर्ड पे ले आएँ और इस केस की समाअत को भी आइंदा हफ्ते तक जो है वो मुलतवी कर दिया गया। अब आ जाते हैं नाज़रीन, काजी फ़ैसल साहब का कौन सा फ़ैसला दुरुस्त साबित हुआ। नाज़रीन, आखिरी जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें एक तो अरशद शहीद कत्ल केस की तहकीकात के लिए, समाअत के लिए, अस्कुत नोटिस केस के लिए जो है वो 5 रुकनी बेंच तश्कील दिया गया और कहा गया कि गर्मियों की तातीलात के बाद वो समाअत करेगा। दूसरा नाज़रीन, जो बेंच तश्कील दिया गया वो शरीयत एपलेट बेंच था। अब शरीयत एपलेट बेंच जो मुनीब अख्तर साहब बनाने जा रहे थे या फिर मंसूर इरशाद साहब बनाने जा रहे थे, वो जैसे जमाल खान मंदोखेल साहब की सरबराही में बनने जा रहा था और उसने भी गर्मियों की तातीलात के बाद जो है वो अदालती कार्रवाई का आगाज़ करना था, जो शरीयत कोर्ट के फ़ैसलों के ख़िलाफ़ अपीलें सुप्रीम कोर्ट में पड़ी थी। तो काजी फ़ैसल साहब ने ख़ुद को वॉलंटियर किया, अपनी खिदमात को रेंडर किया कि गर्मियों की तातीलात को छोड़ें, मैं इस बेंच को हेड करता हूँ, जो जजेस दस्तयाब हैं उनकी सरबराही में आप बेंच बना दें तो हम इन गर्मियों की छुट्टियों में शरई अदालत के फ़ैसले के ख़िलाफ़ जो अपीलें उन पर समाअत कर लेते हैं। तो बहरहाल काजी फ़ैसल साहब के इस ऑफ़र के ऊपर बेंच की जो है वो कंपोजिशन की गई, फेडरल शरीयत एपलेट बेंच जो है वो तश्कील दिया गया। तो हुआ क्या हुआ नाज़रीन, ये कि 27 साल के बाद कत्ल के मुकदमे में एक मुलज़म जो कि खानेवाल से 1997 में गिरफ़्तार हुआ था, उसको रिहा कर दिया गया। 27 साल बाद 1997 में गिरफ़्तार हुआ और 2018 में उनका कंप्रोमाइज़ भी हो चुका था। यानी जो कत्ल करने वाले अकरम हैं, उनके ख़ानदान का और जिनका कत्ल हुआ था, जिनके ख़ानदान का बंदा कत्ल हुआ था, उनके साथ तस्वीया यानी समझौता हो चुका था। लेकिन चूंकि अपीलें सुप्रीम कोर्ट में नहीं लग रही थी, सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग पड़ी थी, 4 साढ़े 4 साल के बाद ये अप्रैल बेंच जो है वो तश्कील दिया गया है। तो आज जब इस मुलज़म को, अकरम को रिहा किया गया, तो उनके वकील से चीफ जस्टिस काजी फ़ैसल साहब मुखातिब हुए और उनसे कहा कि हम आपसे माफ़ी मांगते हैं कि हमारी वजह से आपको इतने साल जेल में गुजारना पड़े। हालांकि सीधा से साधा 2018 में अगर आपका समझौता हो गया तो 2018 में समझौते की बुनियाद पे बरी कर देना चाहिए था, 6 साल मज़ीद उसको काटना पड़े। तो इसकी तलाफ़ी कौन करेगा? रियासत में से कोई करेगा, इंतज़ामिया से करेगा, हुकूमत से करेगा या अदलिया से करेगा कि 6 साल तक ये तस्वीर के बाद क्यों बैठा रहा। लेकिन वो जो एपलेट बेंच बनाने का काजी फ़ैसल साहब ने अपना वॉलंटियर किया ख़ुद को और फिर वो बेंच अब गर्मियों की तातीलात के दौरान बैठ के समाअत कर रहा है, तो उसकी वजह से ये आज रिहा हुए। अगर काजी फ़ैसल साहब रेंडर ना करते अपनी खिदमात, तो ये गर्मियों की तातीलात के बाद न जाने कब मुकदमा लगता और कब इसको रिहाई मिलती। तो ये एक नाज़रीन अच्छी और अहम डेवलपमेंट हुई है कि चलें रिहाई तो मिल गई, लेकिन ज़िम्मेदार तो बहुत सारे हैं इसमें। इसके अलावा नाज़रीन 190 मिलियन पाउंड केस की आज अडियाला जेल में जो समाअत हुई है, उसमें एक तो ये हुआ है कि मियाँ उमर नदीम जो कि नैब के तफ्तीशी हैं, उन पर इमरान खान साहब की लीगल टीम की जानिब से जुज़वी तौर पे जो जिरा है मुकम्मल कर ली गई है। क्योंकि आज जिरा मुकम्मल नहीं हो सकी, जुज़वी तौर पे मुकम्मल हुई है, कुछ ऐसी रिक्वायरमेंट हैं जो रहती हैं, तो कल तक इस केस की समाअत को मुलतवी कर दिया गया है। लेकिन इसमें अहम डेवलपमेंट ये हुई है कि 35 गवाहों पे के बयानात कलमबंद होने के बाद, उन पर जिरा मुकम्मल होने के बाद, बाकी कोई जो 14 अपने विटनेसेस थे नैब की तरफ से, उनको नैब ने जो है वो विड्रॉल कर लिया, उनको तर्क कर दिया है कि उनके स्टेटमेंट रिकॉर्ड नहीं करवाने। तो इसके बाद अब केस का नाज़रीन बाकायदा तौर पे ट्रायल शुरू होने जा रहा है। लेकिन इसी कार्रवाई के दौरान बुशरा बीबी साहबा की लीगल टीम की जानिब से बरियत की दरख्वास्त दायर कर दी गई, सेक्शन 265A की दरख्वास्त। आपको शायद याद होगा कि जब मरीम नवाज़ ने एमिली फील्ड केस में वो बरी हुई थी, तो वो भी बरियत की दरख्वास्त पे उनको जो है वो बरी किया गया था। उन्होंने भी सेक्शन 265A की दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की थी कि ये जो नैब का रेफरेंस है, ये केस ऑफ नो एविडेंस है, मेरे खिलाफ़ कोई सबूत है ही नहीं, मेरे खिलाफ़ कोई मुकदमा है ही नहीं। तो मरीम नवाज़ की वो दरख्वास्त एक्सेप्ट कर ली गई थी, कैप्टन सफदर की एक्सेप्ट कर ली गई थी, लेकिन वो हाई कोर्ट में हुआ था। यहाँ पे बुशरा बीबी साहबा ने जो ट्रायल कोर्ट है वहाँ पे बरियत की दरख्वास्त दायर कर दी, जिस पे अदालत ने नोटिस कर दिया है। तो कल इसके ऊपर भी समाअत होगी अगर जो जिरा का प्रोसेस है कल मुकम्मल हो जाता है। दूसरा ये है कि इमरान खान और बुशरा बीबी साहबा के लीगल टीम की तरफ से जो 14 गवाह तर्क किए गए हैं नैब की तरफ से, उनको समन करके अदालत में बुलाने की अलग से दरख्वास्त भी दायर कर दी गई है। तो इस दरख्वास्त से बज़ाहिर ऐसा लगता है कि शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो इस मामले को लंबा ले जाना चाहती है, इसको प्रोलॉन्ग करना चाहती है। अब आ जाते हैं नाज़रीन जो 9 मई वाला वाक़या है कि खान साहब एक केस से बच के दूसरे केस में फंस गए। तो अब जो दूसरी जो ख़बर है कि इमरान खान साहब 9 मई के वाक़े से जान छुड़ाते या पीछा छुड़ाते एक और केस में फंस गए हैं। पहली लाइन पे भी मैंने इसी ख़बर का जो है वो स्लग दिया है, हेडलाइन दी है।
तो मामला नाज़रीन ये है कि आज जो अडयाला जेल में इमरान खान साहब ने इस केस की समाअत के साथ जो सहाफ़ियों के साथ गैर रस्मी गुफ्तगू की है, अब खान साहब का एक मसला है कि वो एक बात कहते कहते बहुत सारी बातें बता जाते हैं और ऐसी बातें बता जाते हैं जो बाद में वकला उनको बता रहे होते हैं खान साहब ये नहीं कहना था, ये गले पड़ जाएगा। आज भी खान साहब ने वही काम किया कि 9 मई की सफाइयाँ तो दे रहे थे लेकिन एक और मुकदमा अपने गले डलवा बैठे हैं। अब सुने खान साहब ने क्या कहा, मैं डिटेल में सारी डिटेल आपके सामने रखता हूँ। इमरान खान साहब कहते हैं कि जुल्म हमारे साथ हुआ, हमारे 10 लाख लोगों को जो है वो जेल में डाला गया, हम माफ़ी 9 मई के वाक़े की क्यों मांगें? हमें इलेक्शन नहीं लड़ने दिया गया, हमारे पार्टी पे पाबंदी लगाई गई, हमें सानिया 9 मई के मुतासरा हैं, हम इंसाफ चाहते हैं। यानी खान साहब कहते हैं कि हम 9 मई के मुतासरा हैं, हम इंसाफ चाहते हैं, हम नहीं माफ़ी मांगेंगे, माफ़ी हमसे मांगें। आगे खान साहब कहते हैं कि हमने चीफ जस्टिस से कहा था कि इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ हुई हैं। हमारी 25 मई की जो पटिशन है उसको इमरान खान साहब कहते हैं कि नहीं सुना गया। अब खान साहब का ये शिकवा है। 25 मई की कौन सी पटिशन है नाज़रीन? 25 मई की पटिशन जब खान साहब 2022 को यहाँ पे लॉन्ग मार्च लेके आए थे, जब ये हमारे दफ्तर के बाहर यहाँ पर तोड़ फोड़ की गई थी, सरकारी और निजी इमलाक को नुकसान पहुँचाया गया था, यहाँ पे जो फुटपाथ के जो दरख्त हैं उनको जला दिया गया था। खान साहब कहते हैं वो हमारे साथ ज़्यादती हुई थी, लेकिन यहाँ पे मार्केट के लोग जानते हैं कि यहाँ पे हंगामा क्या बरपा हुआ था। खान साहब उस पर कह रहे हैं कि हमारा वो केस नहीं सुना गया। आगे चल के खान साहब ये कहते हैं कि काजी फैसल ने हमें क्रश करने का पूरा मौका दिया। अब कोई बात हो ना हो, काजी फैसल साहब पे खान साहब चढ़ाई कर देते हैं, क्योंकि उन्हें बंदियाल चीफ जैसे बंदियाल वाली या जैसे आसिफ सईद खोसा वाले या जैसे गुलजार वाली या साकिब निसार वाली सर्विसेज दस्तियाब नहीं है। काजी फैसल साहब कहते हैं कि जिस इदारे का काम है हर इदारा अपना काम करे, सुप्रीम कोर्ट किसी इदारे के काम में मुदाखलत नहीं करेगी, लेकिन खान साहब को वही सर्विसेज चाहिए कि वो अदालत में पेश हों तो उन्हें आगे से गुड टू सी यू कहा जाए। अब गुड टू सी वाला चीफ जस्टिस तो बैठा नहीं है। फिर आगे चल के इमरान खान साहब कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मेरे अगवा को गैर कानूनी करार दिया। ये वही मुकदमा जिसमें खान साहब को गुड टू सी यू कहा गया था। खान साहब कहते हैं कि क्या सिर्फ ISPR की इज़्ज़त है और हमारी पार्टी के हेड की कोई इज़्ज़त नहीं? मेरे अगवा पर मुझसे माफ़ी मांगी जाए। अब वो जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से गिरफ्तारी हुई थी, खान साहब कह रहे हैं उससे मुझ पे माफ़ी मांगी जाए। अगर चलें खान साहब के इसी फार्मूले पे आ जाएं, तो खान साहब ने जो अपने दौरे हुकूमत में अपने सियासी मुखालफिन के साथ किया, मरियम नवाज़ को नवाज़ शरीफ के सामने गिरफ़्तार कराया। खान साहब ने मरियम नवाज़ से माफ़ी मांगी। खान साहब ने ख्वाजा आसिफ को, एहसन इकबाल को, मिफ्ता इस्माइल को, सबको खान साहब के फ़ोन के ऊपर गिरफ़्तार किया गया। इंतहाई मोतबर ज़राए बताते हैं कि खान साहब टेलीफोन कॉल करके चेयरमैन नैब को कहते थे कि प्लां को गिरफ़्तार कर लो। ख्वाजा आसिफ के ख़िलाफ़ तो डायरेक्टली वो बशीर मेमन को कहा था और बशीर मेमन ने आके बाहर बता दिया था किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे कि मुझे कहा था कि ख्वाजा आसिफ के ख़िलाफ़ आर्टिकल 6 का मुकदमा बनाओ। तो आप जो कुछ करते रहे, और सबसे बढ़ के राना सनाउल्लाह के ऊपर हेरोइन का मुकदमा बना दिया, मनशियात का मुकदमा बना दिया जिसमें सज़ाए मौत थी। खान साहब आपने उनसे माफ़ी मांगी? अपने कियों की तो चले माफ़ी मांग लें, जिनको आपने गिरफ़्तार कराया था। आप कहते हैं कि आपको गिरफ़्तार किया गया तो उस पर आप फ़ौज आपसे माफ़ी मांगे। फ़ौज का तो ताल्लुक़ या लेना देना नहीं था, वो तो नैब का मुकदमा था। तो नैब से अगर आप माफ़ी नहीं मंगवाना चाहते, आर्मी चीफ से माफ़ी मंगाना चाहते हैं, तो फिर यही फार्मूला आप पे भी लगेगा। तो फिर वो जिन लोगों के मैंने नाम लिए हैं, नून लीग के रहनुमाओं के, शरीफ ख़ानदान के लोगों के, चाहे वो हमज़ा था, चाहे वो शहबाज था, मरियम थे, बल्कि मीर शकील रहमान भी, मीर शकील रहमान के ख़िलाफ़ भी आपने मुकदमा बनाया, जंग ग्रुप के मालिक के ख़िलाफ़, वो प्लाटों वाला, लाहौर वाला, जौहर टाउन वाला, उससे भी वो बाइज़्ज़त बरी हो गए। तो फिर वो भी आपने करवाए थे इमरान खान साहब, वो नैब ने नहीं फिर पकड़ाया था, आपने किए थे। और ऐसे मोतबर बावसूख ज़राए ये बताते हैं कि आप ख़ुद कॉल करते थे, आप ख़ुद गिरफ़्तारियों की कॉल देते थे, तो आप भी माफ़ी मांग लें। आपने तो माफ़ी नहीं मांगी फिर। और आगे चल के खान साहब कहते हैं कि मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा जब 9 मई के वाक़यात की CCTV फुटेज सामने लाई जाएगी, उससे अगर साबित हुआ कि हमारी पार्टी का कोई बंदा उसमें है, जलाओ गिराओ में है, तो उसे पार्टी से निकाल दूंगा और माफ़ी भी मांग लूँगा। अब कितने लोग पार्टी के इनकी वीडियोज़ में देखे गए हैं, इनका भांजा देखा गया है, वो इबाद फ़ारूक देखा गया, यास्मीन रशीद साहबा लोगों को हलाशरी देते हुए साथ लेके गई कोर कमांडर के घर के बाद, जब वहाँ पे जो मॉब था वो कंट्रोल से बाहर हो गया, फिर वो कहते हैं नहीं हम तो रोक रहे थे। और भी बहुत सारे आपको मिलेंगे, फुटेजेस मौजूद हैं। CCTV फुटेज की क्या बात करते हैं, आपके अपने हमायती यूट्यूबर्स की जो सोशल मीडिया पे चढ़ाई गई जो वीडियोस थी वो रिकॉर्ड पे मौजूद हैं। फिर नाज़रीन आगे सुने, इमरान खान साहब से साफ़ी ने सवाल किया कि 9 मई के वाक़यात में तो PTI के लोगों को देखा गया। खान साहब कहते हैं इसलिए तो मैं कह रहा हूँ कि CCTV फुटेज निकालें और देखें इनमें कौन कौन लोग हैं। आगे चल के खान साहब ने
9 मई के दिन आपके लोगों के हाथों में पेट्रोल बम हमने देखे। सहाफ़ी ने सवाल किया। अब इस सवाल का खान साहब ने जवाब क्या दिया, उल्टा खान साहब ने खुद को अपने आप को फंसा लिया। खान साहब कहते हैं कि पेट्रोल बम तो हमने ज़मान पार्क लाहौर में इस्तेमाल किए थे, कहीं और इस्तेमाल नहीं किए। वो कहते हैं ना, ज़्यादा बोलने की बीमारी भी गले पड़ जाती है। तो खान साहब कहते हैं ना, भी हमने कोई पेट्रोल बम 9 मई के वाक़े में इस्तेमाल नहीं किए। वो पुराना कट्टा क्यों खोल दिया खुद ही के ज़मान पार्क में हमने इस्तेमाल किए थे। अब ये खान साहब का बयान आ चुका है। इस बयान के ऊपर कल जब अखबारात पे, मीडिया पे, सोशल मीडिया पे आग लगेगी तो आप देख लीजिएगा, खान साहब के बुकला जाके बताएंगे और खान साहब कल की समात में इस स्टेटमेंट से या अगली किसी समात पे इस बयान से मुकर जाएंगे कि मैंने तो ऐसा नहीं कहा था, मेरे कहने का तो ये मतलब था। इसलिए कहते हैं कि पहले तोलो और फिर बोलो। ये खान साहब का मसला। अब इस केस में खान साहब ने खुद को फंसवा लिया। अब इससे यू टर्न लेंगे, डेफिनेटली लेंगे। और फिर आगे चल के सुने, बहुत सारी फुटेजेस मौजूद हैं। पीटीआई रावलपिंडी के कुछ मुकामी तंजीमी अहदेदारों ने पेट्रोल बम हसास इमारतों पर फेंक रहे थे। साफ़ी ने सवाल किया, अगर कोई तंजीमी अहदेदार हसास इमारतों पर पेट्रोल बम फेंकने में मुलव्वस है तो उसे कड़ी सज़ा दी जाए। ISPR ने कहा, माफिया पैसे खर्च करके पाकिस्तान के ख़िलाफ़ मुहिम चला रहे हैं। आपने हमें नवाज शरीफ और ज़रदारी की करप्शन की कहानियाँ सुनाई। यानी आज जो नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ या ज़रदारी के ख़िलाफ़ इमरान खान साहब जो भी इल्ज़ामात लगाते रहे, वो खान साहब का अपना बयान नहीं था। अब खान साहब भी वही इमरान रियाज खान वाली बात कर रहे हैं कि आपने हमें कहानियाँ सुनाई। तो खान साहब, आप एक सियासतदान थे, आपको नहीं चाहिए था कि आप खुद उसकी तस्दीक करते। 2006 में तो आप खुद ही नवाज शरीफ से टाइम लेके उनके फ्लैट्स पे, उनके वहाँ पे ऑफिस पे मिलने जाते थे। उस वक्त आपको नहीं पता था। लेकिन जब प्रोजेक्ट इमरान शुरू हुआ 2010 के बाद, 2011 में अक्टूबर में लाहौर में जलसा होता है, फिर आप ये बयानियाँ लेके निकलते हैं। उससे पहले तो आप नवाज शरीफ से मुलाकातों का वक्त मांग के जाते थे ख़ास तौर पे। आगे सुने जी। हसीना वाजिद ने अपनी मर्ज़ी से पसंद का आर्मी चीफ लगाया, उसी आर्मी चीफ ने अपने लोगों पर गोली चलाने का इनकार किया। तो खान साहब, आप भी अपनी मर्ज़ी का आर्मी चीफ लगाना चाह रहे थे, और एक तो आपने लगाया था, एक्सटेंशन दी थी कि सबसे ज़्यादा जमहूरी है, उसी के ख़िलाफ़ आप पढ़ गए थे कि मीर जाफ़र है, मीर सादिक है, और फिर उसी से मुलाकातें करके आप उसको एक्सटेंशन भी दे रहे थे। और फिर उनके बाद आप किसी और को भी मर्ज़ी का आर्मी चीफ लगाना चाह रहे थे। आप मौजूदा आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट में तो रुकावटें पैदा करते रहे ना, कि इसको ना लगाएं, बाकी जिसको लगा दें। बल्कि आपने ये भी कहा था कि हमारी मर्ज़ी का लगा दें, हम नाम देते हैं 2-3, उसमें से एक लगा दें। तो फिर यही होता है। आगे खान साहब कहते हैं कि 8 फरवरी को मैंने कॉल इसलिए नहीं दी क्योंकि आवाम को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता, फिर सारी जिम्मेदारी हम पे आ जाती। मुल्क की मईशत पहले तबाह है, कोई अगर बात नहीं करना चाहता तो ना करें, मैं भी नहीं करूँगा। वो तो पहले कह चुके कि हमने बात नहीं करनी, माफ़ी मांगोगे तो बात करेंगे। फिर खान साहब आगे चल के और भी लंबा चौड़ा स्टेटमेंट कि आपने हाल ही में शेख मुजीब रहमान को हीरो करार दिया। साफ़ी ने कहा, लेकिन बांग्लादेश के अवाम ने शेख मुजीब रहमान के मुजस्मे तोड़ दिए और पाकिस्तान के परचम उठाकर पाकिस्तान के हक़ में नारे लगाए। क्या वो अब भी आपके हीरो हैं? साफ़ी ने सवाल किया कि शेख मुजीब रहमान अब भी आपके हीरो हैं? तो इमरान खान साहब ने कहा कि शेख मुजीब रहमान से मुतल्लिक जो भी बात की थी वो हमूदुर रहमान कमीशन की फाइंडिंग है, मेरी नहीं। DG ISPR प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इसके रद्दअमल में आप इंतहा पे चले जाते हैं, आप सीधे माफ़ी क्यों नहीं मांग लेते, मामला ख़त्म हो जाएगा। साफ़ी ने सवाल किया। माफ़ी वो मांगता है जिसने गलती की हो। उन्होंने पुरअमन एहतजाज को दहशतगर्दी में तब्दील कर दिया। और भी ढेर सारी बातें की, लेकिन मैं 1-2 बातें और इमरान खान साहब की हैं जो कि दूसरे मेरे पास जो लेयर्स हैं उसमें मौजूद हैं, मैं वो अभी यहाँ पे निकाल लेता हूँ। खान साहब कहते हैं जी, अवाम एक तरफ और ये दूसरी तरफ खड़े हैं। सवाबी के जलसे ने साबित कर दिया, फ़ौज से बात नहीं करना चाहती तो ना करें, हम भी नहीं करेंगे। ये फार्म 47 वाली हुकूमत से तो किसी सूरत बात नहीं करेंगे। यानी फार्म 47 वाली हुकूमत के साथ आप कहते हैं कि धांधली से आई है, इनके साथ बात नहीं करनी। अच्छी बात है, आपका बयान यही होना चाहिए। चलें, आपने जो बयान ये बनाया है, चले उस पर कायम रहें। लेकिन क्या वो जो फार्म 45 की हुकूमत बनी है, धांधली उन्होंने की है? आप जिन पे धांधली का इल्ज़ाम लगाते हैं उनके साथ बातचीत करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि वो गैर सियासी लोग हैं। लेकिन जो सियासी लोग हैं उनके साथ आप बातचीत करने के लिए तैयार नहीं, तो ये ख़ुद आपके मौक़िफ़ में तज़ाद है। और फिर इमरान खान साहब आगे चल के आखिर में ये भी कहते हैं कि बांग्लादेश के हालात के बाद मुल्क में भी मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कुछ बुरा होने जा रहा है। तो खान साहब अब फिर कोई नया 9 मई करवाना चाहते हैं, लेकिन ऐसा होगा नहीं। फिर कहते हैं कि मोहसिन नकवी कहने का नाम भी ECL में डाला जाए और नवाज शरीफ का भी डाला जाए, जरदारी का भी डाला जाए, ये मुल्क से भाग जाएंगे, मेरा भी ECL में डाल दें। ऐसे किसी का नाम ECL में नहीं डाला जाता खान साहब के आपके कहने पे लोगों के नाम ECL में डाल दिए जाएँ। तो ये नाज़रीन आज का हमारा वीलॉग, उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आया होगा। आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर, अपनी दुआओं में याद रखिएगा।